नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने एक घोषणा की थी कि अब भारत में जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितने भी भर्ती बोर्ड हैं केंद्र सरकार के, उन भर्ती बोर्डों की जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, अब उनकी केवल एक परीक्षा होगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। तो अब सीईटी के माध्यम से जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं होती हैं वो होंगी, सीईटी के माध्यम से ही जो रेलवे की परीक्षाएं होती हैं वो होंगी, सीईटी के माध्यम से ही जो बैंकों की भर्तियां होती हैं वो होंगी। तो एसएससी की भर्तियां, बैंकों की भर्तियां और रेलवे की भर्तियां, जो अलग अलग भर्तियां निकलती हैं, उनके लिए अब केवल एक ही एग्जाम देना होगा। और उसके लिए आज सरकार ने बता भी दिया है कि ये जो भर्ती है, ये जो परीक्षा है वो कब होगी। ये कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, और इन्होंने संसद में ये बात कही है। लिखा है, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सितंबर से सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन माध्यम से करेगी। नीचे लिखा है कि सिंह ने कहा कि एनआरए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की छंटनी के लिहाज से समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा, जिसके लिए भर्ती इस समय कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबीज और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो बहुत सारे आरआरबीज हैं, अलग अलग मंडलों के, अलग अलग जोन के, सबकी अलग अलग भर्तियां होती हैं। इस बार तो इकट्ठा भर्ती हो रही है। नीचे लिखा है कि सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनआरए केवल अभ्यर्थियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करेगी और अंतिम भर्ती संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो प्री और मेंस यानी कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के नाम से जो परीक्षाएं होती हैं, वो जो टीयर 1 की जो परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो आपकी ये सीईटी की होगी, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। एक चीज़ और इसको सीधे से समझ लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग भर्तियों के लिए पीईटी होने जा रहा है, उसी तरीके से पीईटी की तरीके से सीईटी होगा। हालांकि अब आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि पीईटी को से ही उत्तर प्रदेश में भर्तियां हों, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पहले कहा भी गया था कि जब सीईटी अगर शुरू हो जाएगा तो फिर पीईटी नहीं करवाया जाएगा। फिलहाल पीईटी का तो कुछ अता पता नहीं है। आज दिन भर विद्यार्थी ट्विटर अभियान करते रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कि यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्तियां लंबित हैं वो पूरी की जाए और नए पदों का विज्ञापन जारी किया जाए। पूरे दिन आज विद्यार्थियों ने ट्विटर किया है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सीईटी की, जो न्यूज इस समय छाई हुई है। लिखा है, मोदी सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सितंबर 2021 से आयोजित करने जा रही है। और जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सितंबर से सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन मोड से करेगी। सिंह ने कहा कि एनआरए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिहाज से कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा करवाएगी। कट ऑफ के साथ साथ में उन्होंने कहा है कि अगर संस्था चाहेगी मुख्य परीक्षा में तो इनके जो नंबर मिलेंगे जो स्कोर कार्ड में, उसका भी उपयोग आने वाले समय में संस्थाएं कर सकती हैं। यानी कि मेंस में भी ये नंबर जोड़े भी जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले अंकों का उपयोग कर सकती हैं। जो स्टेट की जो पीईटी है, जो स्टेट की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी सीईटी लागू हो सकता है। सीईटी को अगर राज्य सरकार चाहे तो पीईटी की जगह मान्यता दे सकती हैं। यहाँ पर और आगे लिखा है कि एनआरए सीईटी की जो शुरुआत करेगी वो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। यानी कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं, उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद की जो भर्ती प्रक्रिया, वो परीक्षा के जो चरण हैं वो फिर आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी ही संभालेंगे। आरआरबी,
IBPS और SSC के बाद धीरे धीरे अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। तो जितने भी भर्ती बोर्ड हैं धीरे धीरे सब इसी में सम्मिलित हो जाएंगे और सबकी भर्तियां जो है प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो CET के माध्यम से होंगी। जिन विद्यार्थियों के पास CET का वैध स्कोर कार्ड होगा वही विद्यार्थी अलग अलग जो भर्तियां आएंगी उनकी मुख्य परीक्षा दे सकेंगे या स्किल परीक्षा दे सकेंगे। आगे लिखा हुआ है कि जो CET होगी, जिस तरीके से CTET साल में 2 बार होती है उसी तरीके से CET भी साल में 2 बार होगी। NRA ग्रुप B ग्रुप C गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी। NRA वर्ष में 2 बार ऑनलाइन के माध्यम से CET आयोजित करेगा। नीचे लिखा है कि सरकार का कहना है कि इस फैसले से भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर तक जाना पड़ता था। परिवार भी इसकी वजह से परेशान होता था। तो विद्यार्थी जैसे अभी NTPC में बहुत दूर दूर एग्जाम देने गए, इसके पहले जो भर्ती लोको पायलट की हुई थी उसमें विद्यार्थी बहुत दूर दूर तक परीक्षा देने गए थे, तो उससे विद्यार्थियों को निजात मिलेगी। नीचे लिखा है कि जितेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी वो पूरी तरीके से स्वायत्त होगी। लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बजट में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गैर राजपत्रित सरकारी पदों और सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए एक ही ऑनलाइन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक स्वायत्त संस्था की तरह काम करेगी। इस सोसाइटी का अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा और इसके संचालक निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB, IBPS के प्रतिनिधि होंगे। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त एक विशेषज्ञ निकाय होगा। खास तौर पर यहाँ पर राज्यों के लिए कहा गया है कि राज्य सरकारों को भी लाभ केंद्र सरकारों के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेंगी। राज्य इसे स्वीकार करते हैं तो राज्यों में नियुक्तियां भी इसी से हो सकेंगी। तो ये जो CET है अब UPSSC इत्यादि की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी लागू हो सकता है और लागू होगा, चूंकि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की पहले ही कह चुकी है हम CET को पूरी तरीके से मान्यता देंगे। आगे लिखा कि 3 प्रकार की CET होगी। 3 प्रकार की, जैसे TET होता है ना, दो तरीके का, एक जूनियर होता है, एक प्राइमरी होता है, उसी तरीके से CET भी 3 प्रकार की होगी। यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल वालों के लिए एक CET होगी और एक इंटरमीडिएट वालों के लिए CET होगी और एक जो ग्रेजुएट विद्यार्थी है उनके लिए CET होगी। लिखा है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार CET के 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक चीज और यहाँ पर लिखी है कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 1 बार या 2 बार लिखा परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। 3 साल तक मान्य रहेंगे कोर्स। अगर आपने 1 बार CET का सर्टिफिकेट ले लिया तो वो 3 साल के लिए वैध रहेगा। तो जब भी भर्ती आती है, SSC से आती है या रेलवे से आती है या बैंक से आती है, तो आप उस पर डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। एक निश्चित कट ऑफ के आगे बुलाया जाएगा। लिखा CET में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यदि कोई राज्य CET के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। CET से समय एवं धन दोनों की बचत होगी। CET मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य रहेगा। लिखा है कि 12 भाषाओं में यह परीक्षा होगी और एक तरह के पदों की एक परीक्षा होगी। अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप B और ग्रुप C गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। नीचे लिखा है ग्रुप B और ग्रुप C वालों को भी बड़ी राहत है। ग्रुप C और ग्रुप C की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएं एक जैसी होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का पैटर्न अलग होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। अब एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। तो इसके पहले भी सरकार ने एक परीक्षा की योजना बनाई थी और वो सक्सेस रही थी। बताया जा रहा है कि MBBS के लिए भी पहले अलग अलग कई तरीके की परीक्षाएं होती थी, फिर इसकी एक संयुक्त परीक्षा करवाई जाने लगी जो काफ़ी सफल रहा।
इसीलिए केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है और राज्य सरकारों ने भी घोषणा की है। जैसे उत्तर प्रदेश में पीईटी की बात हो रही है और केंद्र सरकार ने सीईटी लागू कर दिया। अगली सूचना है आरआरबी एनटीपीसी की 4th फेज का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। लिखा है कि CBT 1 विल बी हील्ड फ्रॉम 15 फरवरी 2021, तो 15 तारीख से लेकर के 3 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी। 15 लाख के लगभग कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे और 4 दिन पहले अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रेवलिंग अथॉरिटी है SC ST की, वो 5 फरवरी, ये देखिए 5 फरवरी 2021 9 बजे रात से, यानी कि जो आरआरबी की वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आज यूपी SSC में दिन भर विद्यार्थी ट्वीट करते रहे और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा यूपी SSC जल्द से जल्द सभी लंबित भर्तियों को पूरा करे। अगर नहीं हो पा रही है तो प्रवीण कुमार चेयरमैन सर इस्तीफा दे दो। यूपी PSC से कुछ सीखे। यूपी SSC के अधिकारी कैसे काम होता है। बहुत सारी जो तस्वीरें हैं, फोटो है, चित्र बना करके टैग किया विद्यार्थियों ने। हालांकि ना तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया, ना ही यूपी SSC की तरफ से कोई बयान आया। और यूपी SSC ने फिलहाल एक आज नोटिस जारी की है एक भर्ती की, और ये जो नोटिस है वो है अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप C परीक्षा की भर्ती की। इसका जो फाइनल परिणाम है वो काफ़ी पहले आ गया था, यानी कि 18 सितंबर को ये परिणाम आ गया था। इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच में हुए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें फेल हो गए थे, उनके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और उसी क्रम में एक अतिरिक्त सूची जो वो जारी कर दी गई है और उसमें कट ऑफ भी जारी किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि उक्त अभिलेख परीक्षण के उपरांत अनुपस्थित अनर्हता एवं वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने के कारण अवशेष पदों की संख्या के सापेक्ष माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 2 फरवरी 2021 के अनुपालन में श्रेणीवार 25% अधिक तथा समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु 745 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची आयोग की बैठक दिनांक 4 फरवरी 2021 को अनुमोदित की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन सभी अभ्यर्थियों के जो ये रोल नंबर हैं वो दे दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि कितने कट ऑफ तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया है। ये देखिए लिखा है अनारक्षित 138 और अनुसूचित जाति 102, जनजाति 34 और OBC को 134 जिनके अंक हैं उनको बुलाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और कि CET का पूरा टेस्ट सीरीज और सब कुछ जो नया वाला ऐप है PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप, उस पर उपलब्ध करा दिया गया है। देख लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।